please. Yes. माननीय I'll speak in Malayalam then. उपाध्यक्ष जी, मुझे बहुत खुशी है कि 2 दिन पूरे गृह मंत्रालय के कामकाज पे चर्चा यहाँ हुई और गृह मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सिक्किम से गुजरात तक सब इस पे बोलना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि सबका संबंध कहीं न कहीं गृह मंत्रालय से पड़ता है। यहाँ इन 2 दिनों में जो चर्चा हुई, हमारे कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने भाषण किया और विशेष रूप से प्रमोद तिवारी जी, दिग्विजय जी और अश्विनी कुमार जी ने, जो हमारी सीनियर पार्टी के लीडर्स हैं, इनके भाषण मैंने सुने, दूसरे नेताओं के भी भाषण सुने, लेकिन हमारे पक्ष की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो भावनाएं थीं, उनको उन्होंने अच्छी तरह से रखी। मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहता और उनसे बराबर सहमत। विशेष रूप से फोन टेपिंग के बारे में, स्नूपिंग के बारे में, जिसको तमाम विपक्ष ने यहाँ पिछले दिनों उठाया, टेरर केसेस के बारे में, झूठे केसेस में एक विशेष समुदाय के लोगों को फंसाने की कोशिश और बाद में कोर्ट से छूट जाना, उस पे चर्चा हुई। फॉल्स एनकाउंटर्स पे चर्चा हुई, पुलिस ट्रेनिंग पर हुई, किस तरह से देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही, उस पे चर्चा हुई। बलात्कार की घटनाएं किस तरह से बढ़ रही हैं। सर, ये तमाम चीजें इस देश के लिए और इस सदन के लिए, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ताधारी पार्टी हो, सबके लिए एक बहुत चिंता का विषय है। देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, देश कमजोर होंगे तो न तो सत्ताधारी पार्टी रहेगी, न तो विपक्षी रहेगा। इसलिए जरूरत कि इन तमाम चीजों की तरफ ध्यान दिया जाए। सर, यहां 2.5-3 महीने पहले इलेक्शन हुए, रिजल्ट निकला, एक अलग एजेंडे पे इलेक्शन हुआ। मैं भी तकरीबन 35 सालों से इलेक्शन लड़ भी रहा हूं, लड़ा भी रहा हूं अपनी पार्टी, लेकिन एक नए मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन हुए थे और इतने बड़े पैमाने पे वो मुद्दा नहीं उठा था। जो सत्ताधारी पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो आज है, इसने मुद्दा उठाया था कि पुरानी सरकारें भ्रष्ट थी। उन्होंने मुद्दा उठाया था कि पुरानी सरकारों ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने मुद्दा उठाया कि लीडरशिप जो थी पुरानी सक्षम नहीं थी, उस लीडरशिप का इकबाल नहीं था और नई लीडरशिप आएगी, नई पार्टी आएगी, नए जोश के साथ आएगी और वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि सत्ता में आने के बाद वो उनकी जो गाड़ी थी वो पटड़ी से बिल्कुल नीचे उतर आई और वो जाना अगर उनको दक्षिण था तो वो उत्तर की तरफ जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा। सर, मैं सुन रहा हूं पहले दिन से लेकर आज तक, और सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे कल हुआ, परसों, जब मैं जम्मू था और माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। यहां तो मैं रोज सुनता, आप भी सुनते हैं कि हमें बताया जाता है
कि आप डिफीटेड हो और आपको अपनी हार याद नहीं है और इसलिए आप बोलते हो। सर, राजनीति हार और जीत होती। जहां भी लोकतंत्र होता, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया में सबसे पुराने लोकतंत्र भी है अमेरिका और बर्तानिया में। कितने दिन किस पार्टी की? दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर राष्ट्रपति अमेरिका का होता, 8 साल से ज्यादा नहीं होता, वो भी बदल जाती है दूसरी पार्टी। आज बर्तानिया जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, वहां भी पार्टियां 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बदल जाती हैं। हिंदुस्तान आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, स्वाभाविक है यहां भी पार्टियां बदलेंगी, यहां भी बदलाव आएंगे। सर, हमने 3.5 की 100 की संख्या भी देखी है, हमने 414 की भी संख्या देखी है। आज से 30 साल पहले 413 या 414 थी। मैं उस सरकार में पहला मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था और जहां तक मुझे याद है, कभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी जी ने, एक दफा भी भारतीय जनता पार्टी को यह याद नहीं बताया कि आप 2 सीटें आए हैं। कभी याद नहीं दिलाया, कभी हमने ये जचाया नहीं, कभी हमने ये जचाया नहीं कि हम हारे हैं और हम शक्तिमान हो गए, हमारे पास 413 या 414 सीटें आ गई हमारे एलाइज को छोड़कर। लेकिन यहां पता नहीं वो एरोगेंस है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी परसों ऐसा ही भाषण हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले कैंपेन की थी इलेक्शन से। स्वाभाविक है, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन कैंपेन के चेयरमैन होते हैं, हम भी कई जगह लक्ष्मण रेखा से जाते हैं। माननीय आज के प्रधानमंत्री उस वक्त के बीजेपी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जरा ज्यादा ही लक्ष्मण रेखाएं पार कर गए, वो मान गए। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने हैं, भारत के 125 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं। वो कश्मीरियों के भी प्रधानमंत्री हैं, वो तमिल लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं, वो सिक्किम के भी प्रधानमंत्री हैं और वो अरुणाचल, असम के भी महामंत्री हैं, केरल के भी हैं और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबके प्रधानमंत्री। वो हिंदू के भी प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के भी, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैनों के भी प्रधानमंत्री हैं। वे किसी एक विशेष पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। माननीय नास्तिक जैसे हमारे बहुत अच्छा लगा आज सुनकर आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध हमारे सीपीएम के लीडर से सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कुछ थोड़ा हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, कुछ नजदीक आ रहे हैं। माननीय उप चेयरमैन साहब, हमारे देश में लोगों के धर्म, लेकिन हमारी सरकार का धर्म नहीं। हमारा रिलीजन, हमारी सरकार का कोई रिलीजन, माननीय गृह मंत्री जी का रिलीजन है, मेरा रिलीजन, बहुत सारे हमारे भाइयों का अलग अलग रिलीजन है, लेकिन हमारी सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं है, चाहे हम सरकार में हैं या हमारे गृह मंत्री जी सरकार। वो इसलिए सरकार का धर्म नहीं है कि सरकार बिल्कुल सभी धर्मों के लिए है। अगर धर्म के लिए के आधार पर हम अन्याय बांटेंगे तो फिर इंसाफ नहीं होगा। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, मैंने इसीलिए कहा कि मैं वो तमाम चीजें नहीं उठाऊंगा जो हमारे साथियों ने उठाई। मैं एजेंडा देख रहा हूं, वो एजेंडा तो चल रहा था इलेक्शन के बीच में, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो एजेंडा इलेक्शन के साथ खत्म हुआ। इलेक्शन के बीच में कैंपेन चल रही थी, कांग्रेस मुक्त भारत, इंडिया को मुक्त करना है कांग्रेस पार्टी से। और परसों यही भाषण हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में किया, तो लगता है कि एजेंडा अभी बदला नहीं। अपोजिशन में वही एजेंडा था और सरकार में एजेंडा बराबर है।
माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कहता हूं कि कांग्रेस मुक्त भारत क्या हुआ? कांग्रेस किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, कांग्रेस भारत का इतिहास है। इतिहास को आप निकाल कैसे सकते हैं? क्या आप महात्मा गांधी को हिंदुस्तान से निकालेंगे? क्या आप सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान से निकालेंगे? उसकी याद निकालेंगे? क्या सरदार पटेल को निकालेंगे? तिलक को निकालेंगे? पंडित जवाहरलाल, लाल बहादुर शास्त्री और गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और मौलाना आजाद, इन सबको निकालें। अगर उन्होंने कांग्रेस में कुछ नहीं किया तो महात्मा गांधी ये दर्जनों बार 30-40 साल जेलों में क्या करते थे? अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान के बाहर क्या करती थी? हमारे ये तमाम जो लीडर हैं, जो कई दफा जेलों के अंदर और जेलों के बाहर रहे, ये किस पार्टी के थे? महात्मा गांधी किस पार्टी का था? सुभाष चंद्र किस पार्टी का था? गोखले किस पार्टी का था? सरदार पटेल किस पार्टी का था? ये अगर आप कांग्रेस मुक्त करेंगे तो आपको कांग्रेस की, देश की, हिंदुस्तान की हिस्ट्री बदलनी पड़ेगी, तब कांग्रेस होगा। क्या आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री से 100 साल निकालना चाहते हैं? क्या 1.25 सेंचुरी को आप हिंदुस्तान से निकालना चाहते थे? तो ये एजेंडा, सुनो भाई, बैठ जाओ आप। अठोले जी, प्लीज। अठोले जी, आप अठोले जी में बड़ा आपका आदर करता हूं। मिस्टर अतवाले बैठिए। No, it is not going on record. अठोले जी, He is not yielding. Sit down. अरे आपको It is not going on record. LOP is not yielding. बाबा साहब, मैं बाबा साहब अंबेडकर पर आता हूं। इस देश का बापू, द फादर ऑफ द नेशन, कांग्रेस का लीडर था। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हमको बिठाया, वो कांग्रेस की सरकार में पहला कानून मंत्री था। अगर कांग्रेस नहीं थी तो ला मंत्री कहां से होते? ला मंत्री नहीं होते तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का कहां से होता? तो आज ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता भी उसी कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री का नियुक्त किया हुआ लॉ मिनिस्टर था, कानून मिनिस्टर था। किस दुनिया की बात करते हैं? क्या आप अपने संविधान पे विश्वास नहीं करते हैं? क्या अपने फादर ऑफ द नेशन पे विश्वास नहीं करते हैं? उस पूरे चैप्टर को आप हिंदुस्तान की तारीख से, हिंदुस्तान के इतिहास से, हिंदुस्तान की हिस्ट्री से निकालना चाहते हैं। आज आपने कहा कि हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त चाहे, कल आपको बीएसपी और समाजवादी मुक्त यूपी चाहिए, परसों आपको टीएमसी और सीपीआई-एम और सीपीआई मुक्त बंगाल चाहिए, परसों आपको उड़ीसा जो आपके साथी हैं उनका भी मुक्त पार्टी चाहिए, आपको डीएमके और एआईडीएमके मुक्त तमिलनाडु चाहिए, आपको हर पार्टी मुक्त चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि पार्टी की कितनी भूख भी हो सकती, एक सीमा तक पार्टी की भूख हो सकती। पार्टी बनाने के लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ती है, बहुत कुर्बानी देना पड़ती है। पार्टी जितना बढ़ाएंगे उतनी ही कुर्बानी भी देना पड़ेगी। ये देश जितना बड़ा, मैं हमारे साथी का नाम, हमारे साथी का शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, विचित्र, लेकिन ये इतना बड़ा देश है हमारा, विशाल देश है। यहां हर जाति के, हर धर्मों के, हर विचारधारा के लोग रहते हैं। बड़ा सेंसिटिव देश। यहां नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो ट्राइबल लोग, एक एक स्टेट में 20-20, 25-25, अरुणाचल प्रदेश के हमारे यहां राज्य गृह मंत्री हैं,
इनके शायद मुझे याद नहीं, जब मैं मंत्री था गृह मंत्रालय आज से 28 साल पहले, तब का मुझे याद है, शायद 16 या 22 आपके ट्राइब है, 16 सो आई स्टिल रिमेंबर 28 ईयर्स बैक। तो आपके 16 और इसी तरह से नागालैंड के 20 या 22 ट्राइब्स हैं। इनकी अपना एक सिस्टम है सरकार चलाने का। कश्मीर एक अलग सेंसिटिव जगह, वो इसका एक अलग अलग तरीका है। आज जब से ये सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में +40 बीजेपी का एजेंडा, नॉर्थ ईस्ट में प्लस और कुछ, अरुणाचल में और कुछ प्लस। क्या हम दुनिया जीतने की दौड़ में लगे हैं? मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से बताना चाहता हूं कि काइजर विल्हम बनने की कोशिश न करेंगे। जर्मनी के एम्परर थे 100 साल पहले, और इसी 1 अगस्त के महीने में 1914 में, एंड टू बी प्रिसाइज, वेरी प्रिसाइज, 4 अगस्त 1914 में, 100 साल पहले जर्मन के एम्परर काइजर विल्हम ने, उनकी भूख बढ़ गई। जर्मनी में बड़ा ताकतवर था कि कुछ और मुल्कों को साथ में ले जाऊं, और 8 साल के अंदर अंदर जर्मनी भी खत्म हो गया और अपने देश से निकाल दिया। इनका भी होगा। ये इतना इस अपनी सीमा जहां तक आपने बनाई है, इसी तक सहमत रहिए। अब नॉर्थ ईस्ट में जाने की कोशिश करेंगे, अब कश्मीर में जाना करेंगे। ये फेयर और अनफेयर मीन से आप अगर हिंदुस्तान के हर रीजन में अपना झंडा लहराने की कोशिश करेंगे, तो वो ताकत के बलबूते पे अगर आप करेंगे, तो मैं समझता हूं कि वो आप आग से खेल रहे हैं, ये हिंदुस्तान की एकता के बिल्कुल खिलाफ। माननीय गृह मंत्री जी, विशेष रूप से फिर बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कुर्बानियां भी दी हैं इन राज्यों को अपने साथ रखने के लिए। 1975 में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत, 2/3 अक्सरियत, यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे शफी उड़ी साहब मौजूद, कांग्रेस को पूरा बहुमत, मीर कासिम बहुमत नहीं था, 2/3 मेजॉरिटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी एमएलए नहीं था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर, और जो देश के सबसे बड़े लीडरों में उनका नाम गिना जाता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके साथ मिसेस गांधी का अकॉर्ड हुआ कि मेन स्ट्रीम में आए, अलग न रहें। और उस मेन स्ट्रीम लाने के लिए कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया, फैसला लिया कि उसके लिए कांग्रेस को कुर्बानी देनी होगी। मीर कासिम चीफ मिनिस्टर और तमाम कैबिनेट को कहा कि आप रिजाइन करो, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, ये एमएलए नहीं थे। मिर्जा अब्दुल बेग साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, वो एमएलए नहीं थे। कांग्रेस ने, मैं आ जाऊंगा यार मालूम, कांग्रेस ने 2 एमएलए को, अपने को सिटिंग एमएलए को रिजाइन कराया और अनअपोज्ड शेख साहब को और बेग साहब को असेंबली में लाया। तो कांग्रेस ने कुर्बानी दी, कांग्रेस ने इसकी परवाह न की, बल्कि वहां के जो वॉइस ऑफ डिसेंट थे, वहां के लोग जिस लीडर के साथ थे, उस लीडर को आगे लाने के लिए कुर्बानी दी। आगे चल के देखिए, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री आए, और मुझे सौभाग्य से जिन 3 राज्यों का जिक्र करने का मुझे अवसर मिल रहा था, मैं उन तीनों जगहों का मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज था फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिजोरम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड एंड पंजाब अकॉर्ड। ये 28 साल पहले की बात। हमारी गवर्नमेंट थी मिजोरम में, लालथन हावला जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, यही चीफ मिनिस्टर लाल डिंगा को हथियार छुड़वाए
और उसको मेन स्ट्रीम में लाया। लालथन हावला का इस्तीफा लेने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री से मैं ही चला गया, उनसे बात की। लालथन हावला ने इस्तीफा दिया और लाल डिंगा चीफ मिनिस्टर बने। वो दूसरी बात हुई कि लाल डिंगा कितने देर तक रहे, वो हमारा कसूर नहीं थी, उतनी जितनी उनकी क्षमता थे उतने दिन वो रहे। लेकिन आज हम अगर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे शांति वाला नॉर्थ ईस्ट में इलाका कौन है, वो मिजोरम है। कुछ कुर्बानियां काके हमने कुर्बानी दी, लेकिन देश ने तो कुछ पाया। कांग्रेस ने अगर कुछ खोया तो देश ने कुछ पाया। इसी तरह से हमारे नौजवान असम में तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद थी, तोड़फोड़ था। एजीपी के लड़के मैदान में आ गए, उनके साथ प्रफुल्ल महंता उस वक्त उसके लीडर थे, उनके साथ एकॉर्ड हुआ, उनको हुकूमत दी। और पंजाब में लंगवाल साहब के साथ एकॉर्ड हुआ। और आज पंजाब देखिए किस तरह से एक खुशहाल एक स्टेट है। तो कांग्रेस को जब जब भी जरूरत पड़ी, कांग्रेस ने अपनी पार्टी की कुर्बानी देश की एकता और अखंडता के लिए दी है। पार्टियां ऐसी कुर्बानियों के लिए बगैर नहीं बनती हैं। और इस देश को जब व्यक्तियों की कुर्बानियां करनी पड़ी तो तब भी महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, किसी दूसरे नेता ने नहीं की। कांग्रेस का इतिहास 1885 से लेकर आज तक सिर्फ बलिदान का इतिहास है। वो देश के लिए हो, वो प्रदेश के लिए हो, वो एकता के लिए हो, वो अखंडता के लिए हो। और उसी इतिहास को, उसी तारीख को आज हमारी सत्ताधारी पार्टी हिस्ट्री से निकालना चाहती है। ये कहां चला जाए। माननीय गृह मंत्री जी, आपसे बहुत अपेक्षाएं, उम्मीदें। आप ऐसे एक ऐसे शहर से संबंध रखते हैं, लखनऊ, जो एक तहजीब का, कल्चर का, गंगा जमनी जो तहजीब है, उस गंगा जमनी तहजीब में आप पले हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं इस पार्लियामेंट में। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपके इलेक्शन में मैं वहां कैंपेन करने अपनी पार्टी के लिए गया और रात को 9 बजे कुछ मुस्लिम महिलाओं में वहाँ जो मोहल्ले थे उनमें चला गया था कैंपेन करने। और उन मुस्लिम मोहल्लों में आपकी पत्नी मुस्लिम मोहल्लों से निकली और वहाँ कैंपेन कर रही थी। और मुझे हमारे एक इसी सदन के एमपी, महिला एमपी ने उनसे मिलाया और कहा कि हम यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। तो उससे मुझे ये तो बात खुशी हुई कि कम से कम आपका इतना रिश्ता तो है कि आप उनके बीच में कैंपेन कर सकते हैं। इसलिए आप पर जिम्मेदारी। और बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर शायद उस वातावरण में, उस माहौल में, उस गंगा जमनी तहजीब में नहीं पले हैं जो भारत की तहजीब, जिसका बड़े अच्छे शब्दों में हमारे सीपीएम के लीडर येचुरी साहब ने डिस्क्राइब किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये भारत की तहजीब है, जो लखनऊ का कल्चर है, यही पूरे भारत की तहजीब है। हमारी ताकत, हमारे भारत की शक्ति, हमारे ये पहाड़, दरिया, झरने नहीं, हमारे भारत की ताकत और शक्ति ये 125 करोड़ आबादी नहीं। हमारे भारत की शक्ति और ताकत, आप भी विदेश में जाते हैं, मैं भी बहुत विदेश में जाता हूं और जाता रहा हूं। हमारी ताकत और शक्ति इसलिए, और लोग हमारा आदर और इज्जत इसलिए करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश, चाहे कल हमारे प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के, कोई भी प्रधानमंत्री, क्यों अमेरिका उनसे बात करना चाहता, क्यों बर्तानिया उनसे बात करना चाहता, क्यों जर्मनी, फ्रांस उनसे बात करना चाहता, क्यों चाइना उनसे बात करना चाहता? कि हम एक कंपोजिट कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत। हमारी ताकत इस देश की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ताकत,
ये हमारे जो 125 करोड़ आबादी की जो बड़ी इमारत खड़ी है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जमीन में, इसकी नींव जो है, बुनियाद जो है, फाउंडेशन जो है मजबूत। कुछ लोग जो जल्दी में हैं उस फाउंडेशन को कमजोर करके इमारत बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। फाउंडेशन अगर मजबूत होगी, बुनियाद मजबूत होगी, तो उस पे आप 40 मंजिल 50 मंजिल बुनियाद बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर उसकी जड़ें नहीं होगी, बुनियाद नहीं होगी, फाउंडेशन नहीं होगी, तो एक माले की बिल्डिंग, एक मंजिल की बिल्डिंग, एक 2 मंजिल की बिल्डिंग भी गिर सकती है। मेरा अनुरोध होगा माननीय गृह मंत्री जी से, क्योंकि आपको कैप्टन भी से भी पुकारा गया है, मैन ऑफ द मैच नहीं, मैन ऑफ द मैच कोई है, लेकिन मुझे खतरा है अगर वो कैप्टन भी वही है और मैन ऑफ द मैच ही है, खतरा तो वहां से आपसे कोई खतरा नहीं है। इसलिए जो आपकी पुरानी कैप्टनशिप है उसको जरा बहाल रखिए, उससे जरा हटिए नहीं, तो आपकी गृह मंत्रालय में जो कैप्टनशिप है वो उसी तरह बरकरार रहे। यहां भी आप कैप्टनशिप करिए और अपनी कौन जो खिलाड़ी है आना चाहता है बीच में, उसको मत आने दीजिए, वहां कैप्टन का इस्तेमाल कीजिए, तो तब हम खुश हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि इस देश में हर धर्म के, हर जाति के, हर मजहब के लोग सुरक्षित रहें और अपने आप को महसूस करें कि वो भारतीय हैं और उन्हें भारत पर हमेशा गौरव था, आज भी गौरव है और गौरव हमेशा रहेगा। यही हमारी बड़ी ताकत है और इसकी तरफ आपको सबसे बड़ा ध्यान देना होगा। धन्यवाद।